So now we are going to discuss JEE Advanced PYQ ऑफ फिजिक्स। लाइक फिजिक्स का जो 2026 का जो पेपर था, पेपर वन, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस लुक एट इट। तो कंसीडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and a coil with n turns per unit length, cross sectional area capital S and length small d, where d square is greater than or equal to कैपिटल एस। तो बेसिकली हमारे पास एक सर्किट है जिसमें वी हैव गिवन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ऑल्सो हमारे पास एक कॉइल है। सो दिस इज बेसिकली एन इंडक्टर। एक कॉइल है जिसमें एन टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आपको बहुत केयरफुल रहना है। हियर इट इज गिवन एज एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? कैपिटल एन इंटू द लेंथ दैट इज स्मॉल डी। तो आगे हम इसको यूज करेंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जो भी कॉइल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो इसका जो लेंथ का स्क्वायर है इट इज मच ग्रेटर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब ये एक तरीके की आइडियल सोलेनाइड होगी। इट विल बी एन आइडियल कॉइल। आइडियल कॉइल का मतलब ये है कि सिंस इसका लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, outside the solenoid we can assume the magnetic field to be zero. Like we can apply Ampere's circuital law to find the magnetic field inside it. Like we can assume कि कॉइल के बाहर बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वी कैन इग्नोर इट। हम इसको सब एक एक चीज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन हमको क्लियर हो गया कि ठीक है भाई, एक सर्किट में कैपेसिटर है और एक कॉइल है। कॉइल के हमको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कॉइल के बारे में। एक और काफी इंटरेस्टिंग बात है, देर इज अनदर कॉइल ऑफ लेंथ स्मॉल डी बाई टू, क्रॉस सेक्शनल एरिया एस बाई टू एंड टू एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ कंप्लीटली इनसाइड द लार्जर कॉइल एज शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट यहीं पे आ गया कि एक छोटी कॉइल भी मौजूद है इनसाइड द लार्जर कॉइन, एंड दिस the coil within the larger coin, the smaller coil, it contains more number of turns. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा है, लेंथ आधा है। तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो कॉइल के अंदर कॉइल है। द एंड्स ऑफ द स्मॉलर कॉइल आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। तो ये जो भी स्मॉलर कॉइल है इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। इट्स इसका मतलब करंट फ्लो होगी। अगर कोई भी करंट इंड्यूस होती है, अगर कोई भी ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट अगर यहाँ पे फ्लो होगी बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब इनर कॉइल में भी करंट फ्लो होगी। ऑल्दो इनर कॉइल इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स, पावर सोर्स, करंट विल फ्लो। उसको हम फील करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर कॉइल इज कैपिटल एल। जो लार्जर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है इट इज गिवन एज कैपिटल एल। सो they are telling us to neglect edge effects and all the ohmic resistances. The resonant frequency of the circuit is, तो यहाँ पे हमको एक एलसी सर्किट गिवन है और यहाँ पे जो इंडक्टर है उसकी खासियत क्या है कि एक लार्जर कॉइल के अंदर एक स्मॉलर कॉइल है एंड दैट स्मॉलर कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड। दोनों कॉइल्स के हमको डायमेंशंस गिवन है एंड हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक्स से सॉल्व करेंगे। मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि अगर अभी आपने एडवांस की तैयारी नहीं करी है, आपने सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक आइडिया है, ज्यादा आइडिया भी नहीं है, तो भी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको इस पूरे क्वेश्चन का फील आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आपको ये चैप्टर पढ़ने का मन करेगा।
क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। दिस इज व्हाट आई विल ट्राई, दिस इज व्हाट विल बी माई गोल। तो हम इस क्वेश्चन के जरिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, एंड वो कॉन्सेप्ट्स जरूर आपके आगे काफी काम आने वाले हैं। क्योंकि JEE में कॉन्सेप्ट्स जरूर रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट नहीं होते होंगे, बट कॉन्सेप्ट्स जरूर रिपीट होते हैं। एंड इस एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने पॉलिश करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, सबसे पहले तो हमको वो समझना होगा कि व्हाट इज दिस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो अब हमारे हिसाब में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो उसको हम समझेंगे। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए हमको काफी सारी चीजें पहले समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को एनालाइज करते हैं। तो आइडिया कुछ ऐसा है कि मैंने दो कंडक्टिंग प्लेट्स लिया। आई हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स, एंड in this conducting plate, within this either there will be a vacuum or some dielectric material। तो ये जो डाई मटेरियल होता है ये बेसिकली इंसुलेटर होता है। तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उसके बीच में या तो आप खाली छोड़ दो तो हवा होगी, हवा भी एक तरीके का इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब वहां पे करंट फ्लो नहीं हो सकती। या कोई आप डाई मटेरियल आप यूज कर लो, ग्लास आपने डाल दिया, ग्लास में करंट फ्लो नहीं होती है। लकड़ी आपने डाल दी, या कोई भी डाई मटेरियल आपने डाल दिया, तो आपने एक कैपेसिटर बना लिया। अब इस कैपेसिटर की खासियत क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, उसको समझते हैं। अब अगर मैं इस कैपेसिटर को पावर सोर्स से कनेक्ट करता हूँ, इफ आई कनेक्टेड विद सम पावर सोर्स, अभी मैं DC पावर सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो होगा क्या। इनिशियली ये प्लेट्स में कोई भी चार्ज नहीं है। इनिशियली बोथ द प्लेट्स आर न्यूट्रल, बट एज सुन एज वी कनेक्टेड विद अ पावर सोर्स, जो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है, क्योंकि अगर हम बैटरी की बात करें तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, एंड जब करंट फ्लो होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। यह तो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, मतलब बचपन में जरूर आपने पढ़ा है ये सब कंसेप्ट। तो जब भी करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही आप इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके इस प्लेट में एक्यूमुलेट करने लग जाएंगे। क्योंकि देखो वो आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, आगे जा नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो हियर यू विल हैव लॉट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसकी एक कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, इस प्लेट की। जैसे ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो फिर वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स पे एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल, electrons will start flowing from here and back to the battery। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल आपका बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कहानी ये है कि जैसे ही आप कैपेसिटर, जो कि दो पैरेलल प्लेट separated with any insulator or dielectric material is connected with a DC battery, after a point of time charge will get stored in it, and करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि देखो इनिशियली करंट फ्लो होगा, व्हाट इज करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, हम कहेंगे कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, एंड उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। अब यहां से एक कंसेप्ट आया, कैपेसिटेंस। अब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हम कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? Capacitance is the property of a material to hold a charge or store charge per unit potential। तो फिर से
कैपेसिटेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी होता है ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल जहाँ पे कि दो प्लेट्स, अब अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर हो सकते हैं, स्पेरिकल भी होता है, जरूरी नहीं है कि प्लेट्स पैरेलल हो। तो मतलब आप ये समझो कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, तो कितनी चार्ज वो स्टोर कर सकता है पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस का बेसिक डेफिनेशन, इसको आप याद कर लो। तो कैपेस अब अगर कोई आपसे पूछे कैपेसिटेंस, तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। सो कैपेसिटेंस इज क्यू बाई सी। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा किसी भी मटेरियल का, इसका मतलब पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। लाइक मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को मैंने 2-2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। अब अगर ये मान के चलिए कि 4 गुना ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, लाइक इट इज स्टोरिंग 2 क्यू, इट इज 4 क्यू, सो डेफिनेटली इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो कैपेसिटेंस मतलब पर यूनिट वोल्टेज कितना चार्ज वो स्टोर कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब देखो, अब बात ऐसी है ना कि अगर हम कैपेसिटर की बात करें ना, तो डीसी करंट ब्लॉक कर देता है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बीच में एक इंसुलेशन है, तो सर्किट यहाँ ब्रेक हो गया। तो जैसे ही अगर आप किसी डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगाते हो, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इस डीसी सोर्स को मैं एसी सोर्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एसी सोर्स को भी हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। देखो, एसी सोर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये वोल्टेज है, ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, ये कांस्टेंट नहीं है। डीसी का मतलब ये है कि अगर 5 वोल्ट की बैटरी है, लाइक ये टाइम है, सो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस द टाइम ग्राफ। अगर मैं डीसी करंट, डीसी वोल्टेज की बात करूं, अगर 5 वोल्ट की बैटरी अगर आप यूज कर रहे हैं, 5 वोल्ट्स की, या 12 वोल्ट की बैटरी आप यूज कर रहे हैं, मैं 12 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूं, तो इट विल बी कांस्टेंट every moment of time. The potential difference will be 12 volts, so that is what DC voltage is. अल्टरनेटिव वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फ्लक्चुएट करेगी। फ्लक्चुएट किस तरीके से करेगी? एक जो कॉमन हम यूज करते हैं, दैट इज साइनोसोडल। मतलब पहले वो इंक्रीज करेगी, फिर एक मैक्सिमा, फिर डिक्रीज करेगी, फिर वो अपना डायरेक्शन बदल देगी, फिर वो इस तरीके से वो फ्लक्चुएट करेगी, एंड वो करती जाएगी ऐसे। तो पीरियोडिक होती है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अब समय के साथ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। समय के साथ पोटेंशियल डिफरेंस बदलता जा रहा है, पहले वो बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होता जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर वो अपना दिशा बदल देगा। लाइक टर्मिनल्स, दिशा बदलने का मतलब ये है कि पहले अगर ये प्लस था, ये माइनस था, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिशा भी बदलता है। अब हमको अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में तो आइडिया लग गया कि वोल्टेज यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रही है, एंड वो अपना दिशा भी बदल रही है, अपना टर्मिनल्स भी वो बदल रही है। अब हम फील करते हैं द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर मैं एक एसी वोल्टेज लगा देता हूँ ऑन अ कैपेसिटर, तो क्या होता है? लेट अस एनालाइज इट। मतलब फील करेंगे इसको, कॉन्सेप्ट को। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि प्लस माइनस, इनिशियली ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब हम पूरी साइकिल को ट्रैक करेंगे, तो अभी हम इतने इंटरवल को ट्रैक कर रहे हैं, तो इतने इंटरवल में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर नेक्स्ट जो इंटरवल होगा उसमें टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अब जब ऐसा होगा, तो मुझे पता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे यहाँ से, एंड वो प्लेट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है, इट कैन स्टोर द चार्ज।
इट विल स्टोर द नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका स्टोर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टर्मिनल है, जो अदर टर्मिनल है, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस नेगेटिव excess of negative charge will exert a repulsive force on the opposite plate, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे डिपॉजिटेड है, दे विल लिव एंड दे विल dump into the voltage source. So here positive charge will get accumulated. एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमको पता है कि एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, मतलब जो चार्ज होते हैं वो एक फील्ड एक्सर्ट करते हैं। जैसे मास, एक ग्रेविटेशनल फील्ड, जहां भी मास होता है उसके सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। मैग्नेट के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे चार्ज के अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है, और नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होती है। तो सिंस दोनों प्लेट्स में चार्ज एक्यूमुलेटेड हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी विल बी एबल टू सी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, फ्लो होते गए, जितनी कैपेसिटी थी उतना उसने चार्ज स्टोर कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना बंद हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना बंद हो गए, हम कहेंगे कि करंट रुक गई, करंट रुक गई। ठीक है, अब देखो, अब एसी वोल्टेज की खासियत ये है कि टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जीरो से टी इंटरवल तक, या मैं इसको टी बाई टू मान लेता हूँ, जीरो से टी बाई टू तक ये टर्मिनल्स थे, अब टर्मिनल्स बदल जाएंगे। तो मैं फिर से सर्किट बना लेता हूँ विजुअलाइज करने के लिए। अब जब टर्मिनल्स बदलेंगे तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, उससे भी पहले हमको एक और चीज देखनी है, इसको भी हमको एनालाइज करना है, क्योंकि ये जो भी मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा, आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टी बाई फोर होगा, तो हमको ये टी बाई फोर भी एनालाइज करना है। तो देखो, आइडिया ऐसा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका मतलब चार्ज वो डंप करता जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे बहुत एक एक्सेस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ये एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो बैटरी, जो वोल्टेज सोर्स है, वो एक फोर्स लगा रहा है चार्ज डंप करने के लिए, और जो प्लेट है वो एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, कि जितना फोर्स बैटरी लगा रहा है, वोल्टेज सोर्स लगा रहा है, उतना ही रिपल्सिव फोर्स प्लेट लगा रहा है, सो दैट नो फर्दर चार्ज कैन बी एक्यूमुलेटेड। तो जो पीक वोल्टेज है वहां तक चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, एंड वहां पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, हमको पता है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की खासियत क्या होती है, अब वो यहाँ से डिक्रीज करेगी, यहाँ से वो डिक्रीज करेगी। जब वो डिक्रीज करेगी, तो अब ये जो वोल्टेज है ना, ये हल्का होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो उतना ही है। तो चार्ज उतना ही है का मतलब ये तो उतनी ही फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ये तो उतनी ही रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। बट ये वाली जो फोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स में जो फोर्स लगा रहा था, वो हल्की होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेटेड थे, फिर से वो बैटरी में डंप होना शुरू हो जाएंगे इन बोथ द डायरेक्शंस। तो इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज, मतलब कैपेसिटर का चार्ज लूज होना शुरू हो जाएगा। क्यों लूज हो रहा है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो वो जो फोर्स लगा रहा था चार्ज को डंप करने के लिए, वो डिक्रीज होता जा रहा है, और रिपल्सिव फोर्स तो उतना ही होगा, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है ये फिर से डंप होना शुरू हो जाएंगे बैटरी में, या जो भी वोल्टेज सोर्स है वहां पे। एंड ये कारवा चलता रहेगा टी बाई टू तक, क्योंकि टी बाई टू में तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जब वोल्टेज जीरो होगा तो
यहाँ पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज। तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को फील किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंटरवल में कैपेसिटर की चार्जिंग हुई, एंड T/4 से T/2 के इंटरवल में कैपेसिटर डिस्चार्ज। तो हमने ये देखा कि जब भी कैपेसिटर को हम किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव साइकिल में 50% ऑफ द टाइम विल बी टेकन टू चार्ज इट, देन 50% ऑफ द टाइम विल बी टेकन टू डिस्चार्ज इट। तो चार्जिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग होगा। अब क्या होगा, अब टर्मिनल्स बदल जाएंगे। अब जब टर्मिनल्स बदल जाएंगे तो फिर से वही कहानी होगी, क्योंकि अब वोल्टेज दूसरी दिशा में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज का मतलब ये है कि डायरेक्ट टर्मिनल्स बदल गए बट वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। तो जो वोल्टेज बढ़ने का मतलब ये है कि बैटरी फोर्स लगा रहा है। जो बैटरी फोर्स लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी पे ये कैपेसिटर की प्लेट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, एंड यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपोजिट प्लेट के, वो फिर से बैटरी में डंप होंगे वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो फिर से इतने इंटरवल में चार्जिंग हुआ कैपेसिटर का, फुल चार्ज हो गया कैपेसिटर। एंड फिर हम देखते हैं कि वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही कहानी लगेगी कि रिपल्सिव फोर्स तो उतना ही लगेगा, बट जो वोल्टेज सोर्स जो फोर्स लगा रहा था वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज होता जा रहा है। जिसकी वजह से ये जो भी एक्यूमुलेटेड चार्जेस थे वो वापस वोल्टेज सोर्स की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर में चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, लाइक। तो इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस बना रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि इन कंसेप्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम फील कर रहे हैं, अब हमको कैपेसिटर का बिहेवियर समझ में आ गया कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से अगर आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो उसका बिहेवियर क्या होता है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमको करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, कंसेप्ट ये है, व्हाट इज करंट। करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो मैं कितनी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बट इन बेसिक बेसिक चीजों से ही आपको आप बड़ी बड़ी चीजें विजुअलाइज कर पाओगे। सो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा हम कहेंगे कि करंट होगा। तो हम अभी क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, या क्या विजुअलाइज करने जा रहे हैं कि हमने ये तो देखा कि डीसी सर्किट में तो कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देता है, बट एसी सर्किट में कैपेसिटर करंट को ब्लॉक नहीं करता है। हाउ इज इट पॉसिबल, उसको हम फील कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स में कैपेसिटर इज नॉट ब्लॉकिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट। लेट अस विजुअलाइज इट। तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखो, आप खुद ही बताइए मुझे कि अगर मैं 0 से T/4 इंटरवल की बात करूं, तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। चार्ज का मतलब क्या हो रहा था, वोल्टेज सोर्स का जो नेगेटिव टर्मिनल्स था वहां से इलेक्ट्रॉन्स तेजी से जा जाके प्लेट पे डिपॉजिट हो रहे थे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिला, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैक्सिमम था, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इसलिए था क्योंकि प्लेट में कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं थी। तो बैटरी या जो भी वोल्टेज सोर्स जो भी फोर्स लगा रहा था वो पूरे विदाउट, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रिपल्शन, क्योंकि प्लेट न्यूट्रल थी, कोई रिपल्शन नहीं था, तो जो भी फोर्स लगा रहा था उससे वो एकुमुलेट हो रहा था, तो फ्लो ज्यादा था। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं, जिसको मैं लिख के दिखाता हूँ, मतलब मैं काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस कर रहा हूँ, आपके काफी काम आएगी एनालिसिस। 0 डिग्री की मैं बात करता हूँ, इसको मैं 0 डिग्री कहूंगा, इसको T/4 को मैं 90 डिग्री कहूंगा, T/2 को मैं 180 डिग्री कहूंगा। तो 0 डिग्री मतलब जस्ट स्टार्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपने कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो इनिशियली कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल इज जीरो। इनिशियली कैपेसिटर का पोटेंशियल जीरो है। तो शुरुआत में
हम एनालाइज कर रहे हैं वोल्टेज एंड करंट। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि भाई कोई चार्ज है नहीं। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जब चार्ज होगा तभी तो पोटेंशियल होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्यू न्यूमरेटर में आता है। अगर चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल तो संभव ही नहीं है। तो इनिशियली कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स न्यूट्रल है, तो पोटेंशियल उसका जीरो है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है। और करंट आपका मैक्सिमम होगा। वो हमने फील किया, वो क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो वो तेजी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द करंट। तो इस सर्किट में वो तेजी से करंट फ्लो होंगे, तो मैक्सिमम करंट। अब हम 90 डिग्री एनालाइज करते हैं कि 90 डिग्री में कहानी क्या होगी, व्हाट विल बी द बिहेवियर इन द 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब ये है कि वोल्टेज पीक हो गया। पीक वोल्टेज 90 डिग्री मतलब वोल्टेज अपना मैक्सिमम रीच कर गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि प्लेट्स में चार्जेस ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुके हैं, और 90 डिग्री में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। मतलब कि कैपेसिटर में जितना चार्ज वो स्टोर कर सकता था सब उसने स्टोर कर लिया। और यहाँ पे जो मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ये मैं कैपेसिटर के वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। तो 90 डिग्री में कहानी क्या है? कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर कर सकता था उसने उतना चार्ज स्टोर कर लिया, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। एंड 90 डिग्री में जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो जीरो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं उतना ही वो रिपल हो रहा है, तो नेट कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं। तो करंट विल बी जीरो। तो करंट विल बी जीरो। अब हम 180 डिग्री देखते हैं। तो 180 डिग्री में हमने देखा कि वोल्टेज जीरो हो जाएगा, एंड ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया है। मतलब कि देखो, जब जब 180 डिग्री मतलब ये वाला इंटरवल T/2, इस दौरान क्या हुआ कि आपका कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया है। जब कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया है, मतलब कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है मतलब जीरो वोल्टेज। तो कैपेसिटर का वोल्टेज आपका जीरो हो जाएगा, एंड करंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव करंट मतलब कि अब करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। देखो, जब चार्ज हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे थे, बैटरी से प्लेट। डिस्चार्जिंग के दौरान प्लेट से बैटरी, तो करंट विल बी नेगेटिव। एंड वो यहाँ आते आते वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे कि सारे करंट आपके फ्लो हो जाएंगे, मतलब उसकी वैल्यू रहेगी। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम ऑब्जर्वेशन करें कि हर एक फेज में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। लाइक मतलब इनिशियली फ्लो मैक्सिमम था, फिर वो जीरो हुआ, फिर डिस्चार्ज के दौरान उसने अपनी डायरेक्शन बदल दी, बट इलेक्ट्रॉन्स फिर फ्लो होते गए। फिर जब उसने टर्मिनल्स बदल दिए, वहां पे सेम कहानी फिर से लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर मैं सर्किट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स फॉरएवर रुक गए, ऐसा नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया, हमने फील कर लिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट फ्लो होता है। मतलब ऑल्टरनेटिंग अगर वोल्टेज है, अगर कैपेसिटर आप कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर में करंट फ्लो होगा, हमेशा फ्लो होता रहेगा। तो वो कैसे फ्लो हो रहा है वो हमको समझ, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर इंसुलेटर है तो करंट तो कैसे फ्लो होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने का तरीका अलग है, बिकॉज करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स चाहे कैसे फ्लो हो, अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट टेढ़ा मेढ़ा फ्लो हो रहा है। इसीलिए ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट नहीं है। डायरेक्ट करंट का मतलब है कि एक ही दिशा में। बट यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो पहले एक दिशा में, फिर वो अपने दिशा बदल रही है, फिर एक दिशा में, फिर एक दिशा बदल रही है। तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। उसकी वैल्यू भी बदल रही है बेस्ड ऑन द वोल्टेज। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि कैसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है ऑन द कैपेसिटर। अब इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना, तो वो भी हम समझेंगे अभी। वेरी सुन आपको समझ में आएगा कि जो भी हमने डिस्कस किया है उसका क्वेश्चन से लेना देना है।
अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम कैपेसिटर का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम इंडक्टर डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। क्योंकि जब वोल्टेज जीरो था तो मैक्सिमम करंट था। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो इस सर्किट में करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसको फिर से मैं समझाता हूँ अच्छे से। मतलब मैं एक बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ लीड का मतलब क्या है, ठीक है। आपके पास कैपेसिटर है और बैटरी है। अब मान के चलो अगर कैपेसिटर नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं कि बोथ करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोथ आर इन फेस। बोथ आर इन फेस का मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब अगर ये वोल्टेज है तो करंट भी इसको ओवरलैप करेगा। बट अगर आप कैपेसिटर लगा देते हो तो कैपेसिटर की वजह से हमने उसका बिहेवियर देखा कि कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इनिशियली, एंड मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से वोल्टेज लैग कर जाएगा, करंट आगे बढ़ जाएगा। तो एक ऐसा ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो इन फेज था, कैपेसिटर लगाने की वजह से करंट आगे बढ़ जाएगा और वोल्टेज पीछे रह जाएगा। मतलब इसके बाद जो भी आप करंट एंड वोल्टेज ड्रॉ करोगे वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, 90 डिग्री का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अगर ये आपकी वोल्टेज है तो करंट जो है वो, नहीं, अगर ये आपकी करंट है तो वोल्टेज आपकी पीछे हो जाएगी, तो वोल्टेज आपकी ये होगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री का आपको फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटेंस पे हमको एक तो ये पता चल गया कि कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ द मटेरियल, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल। उसके साथ साथ एक और बात हमको समझ में आ गई कैपेसिटेंस के बारे में कि अगर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स में फॉर अ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि ये रिजल्ट्स आगे हमारे काम आएंगे। तो आई लीड्स वी बाय 90 डिग्री। अब हम एक और एनालिसिस करते हैं। अब देखो बात ऐसी है, हमको ये तो समझ में आ गया कि करंट फ्लो हो रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। अब वो जो करंट है it will face a resistance. So the resistance offered by the capacitor is called as the capacitive reactance. अब हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मैं कैपिटल एक्स सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ऑन द ऑल्टरनेटिंग करंट, that is the capacitive reactance. It's the effective resistance a capacitor offers to alternating current. अब देखो, अब इसको फील करते हैं। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी घटा दूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसकी फ्रीक्वेंसी में घटा दूं। फ्रीक्वेंसी घटाने का मतलब ये है कि जो टर्मिनल्स वो चेंज कर रहा है वो धीरे धीरे कर रहा है, फट जल्दी जल्दी नहीं कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी घटाने का मतलब ये होगा, इसको फील करो, थोड़ा सा पेचीदा कंसेप्ट है कि देखो बात ऐसी है कि इनिशियली अगर मैं इस ग्राफ पे मतलब इस पे फोकस करूं, इस डायग्राम पे फोकस करूं, तो प्लस माइनस टर्मिनल है। कुछ देर बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब देर विल बी अ मोमेंट्स वेर इन इट विल सिट आइडल। व्हाट इट मीन्स, देखो जब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो वो वहां पे बना रहेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में जितनी देर तक रहेगा उतनी देर तक करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट में, एंड दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस इज। हाउ capacitance is offering a resistance to alternating current is, once the equilibrium state is achieved, no net current will flow
एंड जितनी देर तक इक्विलिब्रियम रहेगा उतनी देर तक करंट फ्लो नहीं होगी, इसीलिए उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटेंस। तो अगर मैं ग्राफिकली इसको समझाऊं आपको, तो एक मैं बहुत लो फ्रीक्वेंसी लेके चल रहा हूँ। मतलब लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि टाइम पीरियड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स कम होंगे पर यूनिट टाइम, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे चार्जिंग होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज। अब चार्जिंग में भी ज्यादा टाइम लेगा, डिस्चार्जिंग में ज्यादा टाइम लेगा, फिर चार्जिंग में ज्यादा टाइम लेगा, डिस्चार्ज। तो जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना करंट कम फ्लो होगा, मतलब करंट में रेजिस्टेंस ऑफर होगा। वही अगर मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी मतलब वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ा दूं, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं देखो रफ ग्राफ बना रहा हूँ, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ऐसे ही है। तो अब देखो, अब जितना टाइम पिछला वाला एक पीरियड मतलब एक साइकिल थी, अब वहां पे 3 साइकिल हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग फटाफट हो रही है, तो नेट करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। तो ज्यादा करंट फ्लो होने का मतलब है रेजिस्टेंस कम ऑफर हो रहा है। तो हमको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, मैं किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, उसको मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, the capacitive reactance, the effective resistance offered by the capacitor will decrease because more current will flow। वो हमको समझ में आ रहा है। इसलिए अगर मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। एंड इसके साथ साथ जितना ज्यादा ये चार्ज स्टोर कर सकता है कैपेसिटर, उतना ज्यादा करंट वो सक कर सकता है, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बाई एन। तो जितना ज्यादा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, उतना कम कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। एंड जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमको अब ये समझ में आ गया कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करके कैपेसिटिव रिएक्टेंस को चेंज कर सकता हूँ। सो the capacitive reactance, the effective resistance offered by the capacitor on the alternating current is dependent on the frequency of alternating voltage का frequency। This is very clear to us। अब एक और कॉन्सेप्ट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटर की कहानी समझ में आ गई, क्योंकि इस पूरे कहानी का जो सार है, जो इस क्वेश्चन में काम आएगा, वो आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को समझने के लिए हमको ये सब समझना जरूरी था, तभी आप इसको फील कर पाओगे। अब देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने रजिस्टर पढ़ा है। रजिस्टर की खासियत ये होती है कि रजिस्टर में एनर्जी डिसिपिएट हो जाती है। लाइक अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, अगर करंट फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस करंट को खा जाता है। एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है, डिसिपिएट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लाइट सोर्स, साउंड, इट विल डिसिपिएट। बट कैपेसिटर की खासियत ये होती है, सिंस कैपेसिटर चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, तो जब वो चार्ज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे कोई हीट का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो डिसिपिएट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, मतलब वहां पे एनर्जी स्टोर होती है, वहां पे एनर्जी डिसिपिएट नहीं होती है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि जो बैटरी वर्क कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने में, वो वर्क स्टोर हो रहा है इनसाइड द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो एनर्जी वापस बैटरी को मिल रही है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने देखा कि जो कैपेसिटर है, वो रेजिस्टेंस तो ऑफर करता है, बट वो वहां पे एनर्जी डिसिपिएट नहीं होती है, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। तो कैपेसिटर में, कैपेसिटर डू ऑफर रेजिस्टेंस टू द अल्टरनेटिंग करंट, उसको हमने फील किया। एंड इंटरेस्टिंगली,
no energy gets dissipated in a capacitor, unlike a resistor wherein energy of the battery gets dissipated in the form of heat, light. In a capacitor, no energy dissipation takes place because whatever the energy it sucks during the charging, it will discharge it back to the source. So this is something very big, something very interesting about the कैपेसिटर. तो अब हम कैपेसिटर की कहानी को खत्म करते हैं. तो कैपेसिटर की कहानी से हमको इतनी बातें समझ में आ गई कि कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल टू स्टोर चार्ज, लाइक चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज इज द कैपेसिटेंस. चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी. हमने ये देखा कि कैपेसिटर को जब आप किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हो तो वोल्टेज लैग्स एंड द करंट लीड्स. तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. एंड हमने एक कंसेप्ट देखा कि capacitor do offer resistance to the alternating current, and that we call it like the capacitive reactance, and it is inversely proportional to the angular frequency of the AC voltage, alternating voltage, and also it is inversely proportional to the capacitance. अब हम इंडक्टर को फील करते हैं. लेट अस स्टडी इंडक्टर. इंडक्टेंस. तो जिस तरीके से कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है वैसे ही इंडक्टेंस भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है. सो इंडक्टेंस इज बेसिकली property of a material to store total flux per unit current. So property of a material to store like total flux per unit current. तो कोई मटेरियल जितना ज्यादा फ्लक्स वो स्टोर कर सकता है पर यूनिट करंट उतना ज्यादा उसका इंडक्टेंस होगा. तो इंडक्टेंस मतलब कितना फ्लक्स वो स्टोर कर सकता है पर यूनिट करंट, एंड कैपेसिटेंस का मतलब कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है पर यूनिट वोल्टेज. तो ये बेसिक डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए. मतलब ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ये सब चीजें हमको याद करनी है. तो इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू स्टोर टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट. जितना ज्यादा वो फ्लक्स पर यूनिट करंट स्टोर कर सकता है उतना ज्यादा उसका इंडक्टेंस होगा, उस मटेरियल का उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा. अब हम इंडक्टेंस को फील करते हैं. अब देखो मेरे पास एक इंडक्टर है. तो मतलब मेरे पास एक कॉइल है with some turns, with some length, with some area of cross section. So this I call it like an inductor. जैसे कैपेसिटर होता था वैसे इंडक्टर होता है. तो इंडक्टर की खासियत क्या होती है कि इट कैन हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स. इट इज लाइक अ सोलेनॉइड. अब इस इंडक्टर को अगर आप एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो, इफ यू कनेक्ट इट विद अ डीसी सोर्स, then nothing special will happen because DC current, constant current will flow, and it will be like a wire. No flux will be there. Initially there might be a flux, but मैं इसको अच्छे से विजुलाइज कराता हूँ. तो देखो नॉर्म इनिशियली क्या है ना कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है. एवरीथिंग इज जीरो. जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया करंट फ्लो होगी. जब करंट फ्लो होगी कुछ इस तरीके से, तो हमको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है, वायर से करंट फ्लो होती है, तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है. तो जब इस इंडक्टर में डायरेक्ट करंट फ्लो होगी तो जब अचानक से फ्लो होगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड अचानक से बनेगी, एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा. थोड़ी देर के लिए, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा. एंड उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाएगी क्योंकि करंट यहाँ पे फ्लो तो होगी. तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा, बट वो मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज नहीं होगी, वो स्टेबलाइज हो जाएगी. सो देर विल बी अ फ्लक्स. एंड अच्छा, तो पहले फ्लक्स समझते हैं, फ्लक्स का मतलब क्या होता है. तो ये आपको फील आ जाएगा. तो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है. सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो ए वेक्टर क्या होगा, उसका डायरेक्शन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, दैट इज द फ्लक्स. फ्लक्स मतलब किसी भी एरिया में
कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज फ्लक्स। तो अब हमको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि यहाँ पे बेसिकली ऐसे कॉइल्स हैं, है ना, ऐसे स्पाइरल है ना ऐसे। तो इसको मैं ऐसे ही बनाता हूँ। तो होगा क्या, थोड़ा सा रफ डायग्राम है, बियर विद मी। अब देखो, करंट फ्लो हो रही है वायर में। तो जब करंट फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास करेगी, कुछ इस एरिया से पास करेगी, कुछ। सो फ्लक्स विल बी एसोसिएटेड एंड हेंस द टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट इज द इंडक्टेंस। सो दिस इंडक्टर विल हैव एन इंडक्टेंस, एंड जो इंडक्टर है वो डायरेक्ट करंट को स्टॉप नहीं करता है। इनिशियली वो अपोज करेगा, उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगा, डायरेक्ट करंट फ्रीली फ्लो होगी। अब हमको अल्टरनेटिंग करंट में इसको एनालाइज करना है, वो इसकी असली कहानी है। अब हम इसको भी ग्राफिकली एनालाइज करते हैं। तो दिस इज टाइम, दिस इज वोल्टेज, यहाँ पे भी हम उसी तरीके से एनालाइज करेंगे। 0 से 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री भी हम देखेंगे क्या हो। तो पहले हम लेट अस एनालाइज द बिहेवियर 0 to 90 डिग्री। तो देखो, बात ऐसी है कि इनिशियली इंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ती जाएगी, ग्राफ अगर आप देखो 0 से 90 डिग्री, दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 डिग्रीज। तो वोल्टेज इज इंक्रीजिंग एंड एट 90 इट विल हिट द मैक्सिमा, वी विल हैव द पीक वोल्टेज। तो देखो, बात ऐसी है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, वोल्टेज बढ़ने का मतलब है वर्क डन, करंट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स विल बी पम्प्ड इनटू द सर्किट। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होंगे तो देखना क्या होगा। ये जो वायर है ना, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि जैसे करंट फ्लो होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अराउंड द वायर, एंड वी विल सी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अचानक से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमको देखने को मिलेगा। और आपने एक लेंस लॉ पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, बैक वोल्टेज। तो जब भी हम करंट, इनिशियली जब करंट फ्लो होती है वो फ्रीली फ्लो नहीं होती है, इट अंडरगोज एन अपोजिशन, बिकॉज जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है इट क्रिएट्स एन एक्सपैंडिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, एंड एज दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड्स it cuts across the turns. Because of that, there will be a change in the flux. And by Faraday's law, this induces a back voltage, इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं, that pushes against the incoming current. तो इनिशियली 0 से लेकर 90 डिग्री में करंट फ्लो नहीं होगा इस सर्किट में, क्योंकि जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, they will force an opposition, and the voltage source has to put efforts, it has to keep on pushing the electrons to break that back EMF. तो 0 से लेके 90 डिग्री में करंट, नेट करंट इज 0, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बल्कि वोल्टेज इसका मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज द पावर सोर्स हैज टू डू द वर्क. So the power source, it forces the current against the back EMF, the generated back EMF. एंड जो वर्क डन है, जो पावर सोर्स जो वर्क डन कर रहा है, इट इज स्टोर्ड एज द मैग्नेटिक एनर्जी. तो हमको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि 0 से लेके 90 डिग्री इज ऑल अबाउट द पुश. पुश का मतलब द वोल्टेज सोर्स, द पावर सोर्स इज पुशिंग अगेंस्ट द बैक ईएमएफ. सो 0 से लेके 90 डिग्री में नो करंट, जीरो करंट, या मैं ऐसे टेबल बना लेता हूँ, द करंट एंड द वोल्टेज, जीरो करंट एंड पीक वोल्टेज. तो ये बिल्कुल हमको कहानी समझ में आ गई कि इनिशियली जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, बैक ईएमएफ के अगेंस्ट उसको वर्क करता रहना होगा. जैसे पीक वोल्टेज होगी 90 डिग्री, एक इक्विलिब्रिया, मतलब एक तरीके से हमने शूट कर दिया बैक ईएमएफ को,
फिर अब हम एनालाइज करते हैं 90 से 180। अब देखो अब क्या हो रहा है कि 0 से लेकर 90 डिग्री में देखो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो रहे थे। 0 से लेकर 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो रहे थे, बट अचानक जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना उसकी वजह से बैक ईएमएफ बना। बट होगा क्या, चेंज इन फ्लक्स ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, लाइक क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होनी इसमें शुरू हो जाएगी, पीक वोल्टेज जैसे ही बैक ईएमएफ को शूट कर देगा, करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो नेट चेंज इन द फ्लक्स विल बी जीरो। कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक एक्सपैंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी वो स्टेबल रहेगी, वो बनी रहेगी, जिसकी वजह से करंट इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। एक बार जब करंट फ्लो होना शुरू होगी, कोई भी अपोजिशन इसको नहीं मिलेगा करंट को। तो 90 से लेके 180 डिग्री में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड वो अपना मैक्सिमम रीच कर जाएगा, लाइक मैक्सिमम करंट विल फ्लो in the circuit because it will not experience any change in the flux because the we are assuming like the constant current, तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, कोई नेट चेंज इन फ्लक्स नहीं है, जिसकी वजह से कोई बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई कोई भी अपोजिशन अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट आराम से फ्लो होती रहेगी। बट इस इंटरवल में हमने देखा कि वोल्टेज डिक्रीज होती जाएगी और वोल्टेज जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब बैटरी को कोई वर्क करने की जरूरत ही नहीं है करंट को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि कोई भी अपोजिंग ईएमएफ नहीं है। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री में वोल्टेज विल बिकम जीरो। फिर हम अगला डिस्कस करते हैं 180 से 270। अब देखो 180 से लेकर 270 को एनालाइज करना है, तो यहाँ पे हमको पहले यहाँ पे हमने देखा कि 180 में वोल्टेज आपका जीरो हो गया है। देखो जब बात सीधी सी है कि अगर वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही करंट जीरो होगा तो फराडे लॉ के हिसाब से चेंज इन करंट को रजिस्ट करता है। तो जैसे ही करंट जीरो होगा तो करंट को जीरो होने से रोकने की कोशिश करेगा, तो वो फिर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा विच विल सपोर्ट द फ्लो ऑफ द करंट। a back EMF will be produced in the direction of the voltage itself, because now the what is happening is that we are trying to cut down the current। तो जैसे ही करंट डिक्रीज होगी, बैक ईएमएफ will try to increase the current because it will resist that decrease। तो हमको अब नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, अब हमको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा सो दैट हम करंट को रोक सकें। एंड वही हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट अब अपना डायरेक्शन बदल लेगा। जब वो डायरेक्शन बदलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से करंट को वो रोक पाएगा। करंट आपका जीरो हो जाएगा एंड वोल्टेज आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसको आपको फील करना है, विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको मैं फिर से आपको फटाफट बताता हूँ क्या हो रहा है। 0 से लेके 90 डिग्री की अगर हम बात करें, तो इनिशियली जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, करंट बढ़ता जाएगा सर्किट में। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड होती जाएगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कॉइल को कट करती जाएगी, तो फ्लक्स बनेगा। वी विल सी द चेंज इन द फ्लक्स एंड फैराडेज लॉ, change in flux per unit time will produce a back EMF which will try to oppose that change। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, एक एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड जिसकी वजह से नेट करंट बहुत कम फ्लो होगी, एंड जो भी वोल्टेज सोर्स है इट विल बी फुल्ली ऑक्यूपाइड इन बैलेंसिंग और इन शूटिंग दैट बैक ईएमएफ, जिसकी वजह से 0 से लेकर 90 डिग्री में करंट इनिशियली फ्लो नहीं करेगा और वोल्टेज पीक हो जाएगी। एंड जैसे ही हमने शूट कर दिया, मतलब बैक ईएमएफ को ओवरकम कर दिया, इतना ज्यादा वर्क डन कर दिया कि बैक ईएमएफ को हमने ओवरकम कर दिया, तो करंट फ्लो होने हो जाएगी, स्टीडी करंट फ्लो होगी सर्किट में। एंड जो वर्क बैटरी ने किया वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी इंडक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर हो रही है। जो भी वर्क हम बैटरी कर रही है, पावर सोर्स कर रहा है, इट इज नॉट गेटिंग डिसिपिएटेड, rather that energy is getting stored in the inductor itself।
तो ये कहानी तो समझ में आ गई। फिर हम बैटरी को फर्दर वर्क करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे जैसे पोटेंशियल हम डिक्रीज करते भी जाएंगे तो भी करंट आपकी फ्लो होती जाएगी। और जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया तो करंट भी डिक्रीज होगी। और जैसे ही जीरो किया पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट जीरो होने की कोशिश करेगी। तो जब करंट डिक्रीज होने की कोशिश करेगी तो फैराडे लॉ के हिसाब से एक ऐसी वोल्टेज लगेगी, एक ऐसी इंड्यूस्ड ईएमएफ लगेगी जो उस करंट को डिक्रीज होने से रोकेगी। तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, एक पोटेंशियल लगेगा, बैक ईएमएफ लगेगा, सो दैट इट विल सपोर्ट द करंट। अब हमको करंट को रोकने के लिए जो पावर सोर्स है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क डन करना पड़ेगा, और वही हो रहा है 180 से लेके 270 में। जिसकी वजह से करंट हम रोक पाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब बैटरी ने वर्क किया तो इलेक्ट्रॉन्स को वो रोक पाएगा। और बल्कि अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने की कोशिश करेगा, और नेक्स्ट साइकिल में दैट विल बी पॉसिबल एंड द वोल्टेज विल बी नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन एन इंडक्टर। तो इंडक्टर की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने देखी कि यहाँ पे वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, क्योंकि इनिशियली करंट विल बी जीरो एंड वोल्टेज विल बी एट द पीक। तो हमने ये प्रूव कर दिया, मतलब विजुअलाइज कर लिया कि V लीड्स I बाय 90 डिग्री। तो दिस इज वेरी क्लियर टू अस। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर एक तरीके का इलेक्ट्रिक इनर्शिया है जो कि चेंज इन करंट में रोकता है। जैसे मास होता है, मास एक इनर्शिया होता है। जैसे अगर आपको, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट विल बी इन मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आपको उसको रोकना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से इंडक्टर जो है वो एक इलेक्ट्रिक इनर्शिया का काम करता है विच विल रेजिस्ट द चेंज इन करंट। अगर करंट फ्लो हो रही है तो इंडक्टर विल मेक श्योर दैट इट विल कीप ऑन फ्लोइंग। इफ वी ट्राई टू डिक्रीज द करंट इट विल रेजिस्ट इट। अब देखो, अब इंडक्टर जो है वो भी एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर करता है ऑन द अल्टरनेटिंग करंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसको हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं। देखो, हमने ऑलरेडी देखा कि जब भी करंट चेंज होता है तो एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, अगर मैं वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि चेंज इन करंट ज्यादा होगा, करंट बहुत तेजी से बदलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अपोजिंग फोर्स उस पर लगेगा। तो सीधी सी बात है, ये हम बिल्कुल विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, effective resistance offered by the inductor is directly proportional to the angular frequency। जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी करंट में, जितनी ज्यादा तेजी से करंट चेंज होगा उतनी ज्यादा बैक ईएमएफ लगेगी, उतना ज्यादा वोल्टेज सोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा, एंड उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा सर्किट बिकॉज ऑफ द इंडक्टर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency and it is also directly proportional to the inductance। क्योंकि देखो, सर्किट में जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर पाएगा। क्योंकि देखो, इंडक्टेंस का मतलब क्या है, कितना फ्लक्स वो स्टोर कर सकता है। जितना ज्यादा फ्लक्स वो स्टोर कर सकता है उतना ज्यादा चेंज इन फ्लक्स होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, ये फैराडेज लॉ है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस इज बिकॉज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर इंडक्टर ज्यादा फ्लक्स स्टोर कर पाएगा तो ज्यादा वो चेंजेस होगा, तो ज्यादा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमको बिल्कुल बात समझ में आया कि जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस। जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा फ्लक्स वो स्टोर करेगा पर यूनिट करंट, एंड उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज भी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो हमने इंडक्टेंस की भी कहानी देख ली। इंडक्टेंस इज द टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट। इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री एंड
इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओमेगा टाइम्स एल। तो कुल मिला के अब हमको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर किसी सर्किट में रजिस्टर है, कैपेसिटर है एंड इंडक्टर है, एलसीआर सर्किट कहते हैं। तो रजिस्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कैपेसिटर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, एंड इंडक्टर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और हम अब कैलकुलेट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं इम्पेडेंस, टोटल इम्पेडेंस। तो हम फटाफट उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि वहीं से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमको समझ में आएगी। अब हम ये सब कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए। तो लेट अस सपोज दिस इज वी। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, लेट अस सपोज इट इज वी आर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर कैपेसिटर इज वी सी एंड इट इज वी एल। अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो देखो, जो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है, इट इज परफेक्टली अलाइंड विद द करंट, इट इज इन फेज विद द करंट। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज वी आर। अब अगर मैं वीसी की बात करूं तो जो वोल्टेज है, इट लैग्स बाय 90 डिग्री। ऐसे वीसी बन जाएगा, एंड वी आई इट लीड्स बाय 90 डिग्री। तो ऐसे मैंने बना दी, क्योंकि एंगल बिटवीन वी आर एंड वीसी इज 90 डिग्री, है ना, क्योंकि वी आर इज इन इन लाइन विद द करंट। सो एंगल बिटवीन द करंट एंड वीसी, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट इसलिए क्योंकि वीसी लैग कर रहा है, वीएल लीड कर रहा है, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो ऐसे हमने तीन वेक्टर्स बना लिए। अब अगर मैं वीएल माइनस वीसी कर लूं तो ये मेरे को मिल गया वीएल माइनस वीसी। और नेट वोल्टेज मैं निकाल सकता हूँ, मेरे पास दो वेक्टर है, वी आर वेक्टर और एक वेक्टर है वीएल माइनस वीसी वेक्टर। तो इफेक्टिव वोल्टेज मेरा निकल जाएगा। सो वी टोटल विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर। तो मैं अगर स्क्वायर ही कर देता हूँ तो वी टोटल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब हमको पता है कि वी क्या होता है, आई आर होता है। आई कैन राइट आई जेड। जेड इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। सो आई जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई आर का स्क्वायर प्लस आई टाइम्स एक्स एल विच इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस आई टाइम्स एक्स सी विच इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आई स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ, आई स्क्वायर बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को z मिल जाएगा। तो z विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो अब हमको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि टोटल इम्पिडेंस इन एलसीआर सर्किट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये टोटल रेजिस्टेंस है। अब हमारे क्वेश्चन में ओमिक रेजिस्टेंस को इग्नोर करने के लिए कहा है। तो फॉर आवर सिनेरियो दिस विल बी z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब देखो, अब हम समझते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी एट विच इम्पिडेंस इज मिनिमम। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे कि मिनिमम इम्पिडेंस होगा। तो हमको बेसिकली इम्पिडेंस को मिनिमाइज करना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अगर निकालना है तो इम्पिडेंस को आप मिनिमाइज कर दो। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मिनिमम इम्पिडेंस एंड मैक्सिमम करंट। अब देखो, एक्सएल माइनस एक्ससी, ये एक, अब इसका स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है। तो अगर मुझे इम्पिडेंस को मिनिमाइज करना है तो मुझे सिंपली करना क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्ससी को जीरो कर देना होगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, अगर मैं एक्सएल माइनस एक्ससी को जीरो कर देता हूँ तो मैंने इम्पिडेंस को मिनिमाइज कर दिया। इसका मतलब मुझे एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी करना होगा। इसका मतलब ओमेगा एल विल बी 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा इधर चला जाएगा, तो
ओमेगा विल बी 1/√LC, एंड दिस ओमेगा इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी में XL माइनस XC जीरो हो गया। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अब हमको समझ में आ गई। तो इसको मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा, इसी को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। इतनी कहानी अभी हमने डिस्कस करी। देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एकदम बेसिक से हर एक क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, एक आपको बढ़िया क्लैरिटी मिले। तो वी हैव टू फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो वी हैव टू फाइंड 1/√LC। अब ये तो काफी इजी लग रहा है, सी गिवन है। अब यहाँ पे पेज फंसेगा एल कैलकुलेट करने में, इंडक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सी है, वो ऑप्शंस में भी गिवन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे इंडक्टर के साथ इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि इंडक्टर के अंदर एक इंडक्टर है। तो जो नेट इंडक्टेंस होगा, क्योंकि इंडक्टेंस का मतलब आपको पता चल गया, इंडक्टेंस का मतलब है कि टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट। अब यहाँ पे अगर सिर्फ एक कॉइल होती तो टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट हम निकाल लेते, बट यहाँ पे एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट हमको लगाने पड़ेंगे, तो उसको लगा लेते हैं। अब मैं ये सारा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमको अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ ज़रूरत है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC के फॉर्मूले की। एंड अब हमको पूरा फोकस करना है इफेक्टिव इंडक्टेंस निकालने में। सो लेट अस डू दैट। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़ी कॉइल है उसका इंडक्टेंस निकालते हैं, क्योंकि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मतलब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमको एक भी फॉर्मूलेज याद नहीं है, मतलब हमको बस वो बेसिक फॉर्मूलेज पता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल लॉज। तो मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ। अब मेरे को इस कॉइल का इंडक्टेंस निकालना है। तो मुझे पता है इंडक्टेंस क्या होता है, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। तो अगर मुझे इंडक्टेंस निकालना है तो टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स अगर निकाल लिया तो काम बन जाएगा। तो इंडक्टेंस होता है टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, दैट इज फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पहले हम एक कॉइल के अराउंड फ्लक्स निकालेंगे, उसको सारे कॉइल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुल मिला के फ्लक्स निकालने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो होगी, जो करंट फ्लो होगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसको कहते हैं एम्पियर्स लॉ। तो लॉन्ग सोलेनाइड है हमारे पास, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करो। अब कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो जिस भी पॉइंट के अलोंग आपको निकालना है वहां पे आप एक लूप बना लो। लेट अस सपोज मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, जो रेड पॉइंट है वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं इसको कॉइल के अंदर बना लेता हूँ फॉर इजी रेफरेंस। तो एक कॉइल है, मतलब एक टर्न है, उसके सेंटर के आसपास मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट आई वांट। व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल ड्रॉ अ क्लोज द पाथ पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, एंड उसको आप एक डायरेक्शन दे सकते हो, कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो। तो मैंने ऐसे इसको डायरेक्शन दे दिया, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास होता हुआ आप कोई भी एक क्लोज्ड पाथ आप बना लो। वो मैंने बना लिया और मैंने उसको नेम कर दिया ABCD। क्योंकि देखो अल्टीमेटली मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तभी मैं फ्लक्स निकाल पाऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं एम्पियर सर्किट लॉ का यूज कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पे मैं एक क्लोज पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं एक टर्न ले रहा हूँ, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। इसका लेंथ मैं स्मॉल एक्स मान रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग इट टू बी स्मॉल एक्स। अब एम्पियर सर्किट लॉ सेज दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर along the path ABCD, it is म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, मतलब एनक्लोज्ड करंट, टोटल एनक्लोज्ड करंट। ये होता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो IT मतलब टोटल एनक्लोज्ड करंट।
लेट अस अप्लाई इट। तो लाइन इंटीग्रल आपको करना है अलोंग द पाथ, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। मतलब हम ए से बी कर सकते हैं, फिर बी से सी, क्योंकि क्लोज्ड बात है ना। तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अलोंग द पाथ ए बी सी डी विल बी ए से बी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, प्लस बी से सी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, सी से डी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, एंड डी से बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इट शुड बी इक्वल टू द म्यू टाइम्स टोटल करंट। अब देखो, मैंने बेसिकली एक्स लेंथ माना है, एंड मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस एक्स लेंथ में एन टर्न्स हैं, एन कॉइल्स हैं, और एक कॉइल में आई करंट फ्लो हो रही है। तो टोटल करंट विल बी एन इंटू आई। मतलब मैं क्वेश्चन का कॉइल नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जनरल कॉइल ले रहा हूँ। मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा, फिर उसको यूज करके गिवन सोलेनॉइड या गिवन इंडक्टर का मैं इंडक्टेंस निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर रहा हूँ। देखो, अब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरेस्टिंग है। अगर कोई भी लाइन एलिमेंट कॉइल के बाहर है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। एंड यहाँ पे हम ये एजम्पशन इसलिए भी लेके चल सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है डी स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एस। इसका मतलब अगर लेंथ ऑफ द कॉइल वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस एरिया, तो उस सोलेनॉइड के बाहर, उस इंडक्टर के बाहर, मैं यहाँ पे सोलेनॉइड यूज नहीं करूंगा, मैं इंडक्टर यूज करूंगा, क्योंकि वहां पे फिर आपको मटेरियल वगैरह यूज करना पड़ जाएगा। लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज, लेट अस कीप इट सिंपल। आई हैव एन इंडक्टर, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेरी वीक, वी विल एज्यूम इट टू बी जीरो। सो ए बी जो लाइन एलिमेंट है, उसका लाइन इंटीग्रल, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, तो ये इंटीग्रल आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी विल बी जीरो। और यहाँ पे ये डी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कर रहे हैं। अब ये एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, जो पॉइंट है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो उसका डायरेक्शन कुछ ये होगा। मैं रेड पेन से दिखाता हूँ दिस। एंड बीसी जो लाइन एलिमेंट है, जो वेक्टर है, डी डी वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू इट। सिमिलरली एडी इज परपेंडिकुलर टू इट। एंड जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि एंगल इज 90 डिग्री एंड कॉस थीटा इज जीरो, कॉस 90 इज जीरो। तो आइडिया हमको कुछ कुछ समझ में आया। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं कंसेप्ट कि अगर मैं बीसी लाइन एलिमेंट की बात करूं, दिस डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी जीरो। सिमिलरली एडी जो लाइन एलिमेंट है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी जीरो। एंड ये वाला जो है सी डी लाइन एलिमेंट है, इट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। एंड सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बी आई कैन टेक आउटसाइड, सो इट विल बी इंटीग्रेशन सी से डी डी एल। एंड डी एल इज लाइक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, एंड उसका जब मैं पूरा इंटीग्रेशन करूंगा, तो आई विल गेट द लेंथ, एंड दिस लेंथ आई हैव एज्यूम्ड एज स्मॉल एक्स। सो इट विल बिकम स्मॉल एक्स, एंड इट विल बी, यहाँ पे एक्चुअली एन एक्स होगा। मतलब एन इज द number of turns per unit length, and length we are taking it as x, so it will be mu naught nx I। अब हम लिख सकते हैं ये x हो जाएगा, तो bx will be mu naught nx I, x x will cancel, so b will be mu naught ni। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिल गया है, आगे काम आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इन अ पॉइंट inside the inductor is mu naught ni, where n is the number of turns per unit length। अब जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया, अब हमको फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, क्योंकि इंडक्टेंस इज टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो पहले हम एक टर्न के अराउंड फ्लक्स निकालते हैं, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फ्लक्स इज बी इंटू ए,
सो व्हाट इज बी? म्यू नॉट एन आई जो हमने कैलकुलेट किया, एंड एरिया को भी मैं ए ही मान लेता हूँ। अब मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। तो ये मैंने निकाला फाई, विच इज फ्लक्स ऑफ वन, एंड फाई टी इज द टोटल फ्लक्स। तो फाई टी क्या हो जाएगा? फाई टी विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई द फ्लक्स इन वन टर्न। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ into the length will be the total number of turns per in the inductor. Like small n is the number of turns per unit length, L is the length, and we have to multiply it with the flux of one turn, one coil. तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा म्यू नॉट एन आई ए। तो अब हम इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो इंडक्टेंस क्या होगा? टोटल फ्लक्स हम निकाल लिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई अपॉन आई। आई विल कैंसिल, so mu naught n square La is the general formula for the flux. अब हम इस जनरल फॉर्मूले का यूज करके दोनों इंडक्टर का फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि यहां से इस फॉर्मूले से हमको समझ में आ रहा है कि कोई भी इंडक्टर है उसका फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो इंडक्टेंस है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर, उसका जो भी डायमेंशन है उस पर डिपेंड कर रहा है इंडक्टेंस। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे ऑफ द बिगर कॉइल। उसको मैं L1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो इट विल बी म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कैपिटल एन स्क्वायर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल एस, एंड लेंथ इज स्मॉल डी, एंड इट इज गिवन एज एल इन द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में गिवन है जो पहला कॉइल है, जो पहला इंडक्टर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल। जो छोटा इंडक्टर है उसका भी हम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके, म्यू नॉट। अब नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2n, सो 2n स्क्वायर विल बी 4n स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज s/2, लेंथ इज d/2। तो 4 4 कट गया, तो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू l। मतलब ये भी l आ जाएगा, मतलब इट विल बी L1 एंड L1 इज l, सो l। तो हमने देखा कि जो दोनों इंडक्टर हैं उनके हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया, मतलब कि कितना टोटल फ्लक्स वो स्टोर कर सकते हैं पर यूनिट करंट। एंड मजे की बात ये है कि दोनों इंडक्टर का इंडक्टेंस सेम है, बड़े वाले का भी छोटे वाले का भी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे एक और हमको कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, हमने ऑलरेडी देखा कि जो बड़ा लार्जर कॉइल है, जो लार्जर इंडक्टर है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई। उसको मैं म्यू नॉट एन आई वन कह देता हूँ। लाइक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लार्जर इंडक्टर इज म्यू नॉट एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कैपिटल एन, एंड करंट में आई वन मान लेता हूँ। आई वन इज द करंट फ्लोइंग इन द लार्जर कंडक्टर। अब उसकी वजह से जो स्मॉलर कंडक्टर है इट विल एक्सपीरियंस अ फ्लक्स, क्योंकि देखो स्मॉलर कंडक्टर की खुद की कोई करंट अभी नहीं है, क्योंकि स्मॉलर कंडक्टर इज विद इन द लार्जर कंडक्टर। तो लार्जर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल प्रोड्यूस द फ्लक्स इन द स्मॉलर कंडक्टर। ये बिल्कुल हमको ऑब्जर्वेशन क्लियर है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही तो छोटे कंडक्टर, छोटा जो इंडक्टर है उसको कट करेगी। तो फाई टू इज द फ्लक्स। फाई टू क्या है? फ्लक्स ऑफ द स्मॉलर इंडक्टर। सो दैट विल बी V1 इंटू एरिया ऑफ द स्मॉलर कंडक्टर। तो फाई टू मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। तो फाई टू है फ्लक्स एक्सपीरियंस बाय द स्मॉलर कंडक्टर। So that will be the magnetic field lines, that will be B1 because of the बड़ा conductor, and the area of the smaller inductor। ये क्या आ जाएगा? It will be
म्यू नॉट NI1 एंड A2 इज S/2। तो ये तो होगा एक टर्न के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसको मैं 5 to 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो 5 2 है सिंगल टर्न के लिए, 5 to 1 मतलब टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑन द स्मॉलर इंडक्टर। तो वो हो जाएगा एक कॉइल में जो भी फ्लक्स है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 2n एंड लेंथ इज D/2। तो जो भी 5 2 आया उसको हमको N और D से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज हमको मिल गया म्यू नॉट N² S/2 DI1। तो अब हमने बेसिकली देखो, बात ऐसी होती है ना कि जब भी किसी इंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से इंडक्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, जो छोटा इंडक्टर है, छोटा जो इंडक्टर है, सिंस इट इज प्रेजेंट इन द विसिनिटी of the magnetic field of the larger inductor, so it will experience something called as mutual inductance. So it will experience a flux because of the magnetic field of the larger inductor, and because of that flux it will have an additional total flux, and because of that additional total flux, because of the larger inductor, it will also have something called as mutual inductance. इंडक्टेंस मतलब बैक ईएमएफ को प्रोड्यूस करने की क्षमता। तो जो लार्ज जो अंदर वाला इंडक्टर है, एक तो वो उसके अंदर जो करंट फ्लो होगी उसकी वजह से एक बैक ईएमएफ वो प्रोड्यूस कर सकता है। उसके साथ साथ सिंस वो सिंस इट इज इन द विसिनिटी ऑफ द लार्जर इंडक्टर, वो एक एडिशनल बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड ये जो हमने टोटल फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट किया है, अगर मैं इसको करंट से डिवाइड कर दूं तो मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज टोटल फ्लक्स अपॉन करंट इज इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरे को मिल जाएगा म्यू नॉट N² S/2 D। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि म्यू नॉट N² S/D इज कैपिटल L। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज L/2। एंड ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये दोनों में होगा, तो दोनों के लिए सेम होगा ये। मतलब कि जो लार्जर कॉइल है वो भी एक म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्सपीरियंस करेगा, एंड जो स्मॉलर कॉइल है वो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्सपीरियंस करेगा ऑफ L/2। अब हम ये सारे रिजल्ट्स को लिख के मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। मतलब हमने दोनों इंडक्टर के सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर लिया एंड साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी कैलकुलेट कर लिया। एंड इन रिजल्ट्स का यूज करके अब हम इफेक्टिव इंडक्टेंस को विजुअलाइज करेंगे। मतलब हमने अभी तक क्या किया है, जो इंडक्टर है उसके बैक ईएमएफ को प्रोड्यूस करने की क्षमता को हमने समझा, सेल्फ इंडक्टेंस हमने निकाला, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने निकाला। अब हम जो लार्जर इंडक्टर है, लार्जर कॉइल है, उस पर फोकस करते हैं। तो टोटल फ्लक्स ऑन द लार्जर कॉइल कितना होगा? एक तो उसके खुद की वजह से होगा और एक छोटे कॉइल की वजह से भी होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक तो सेल्फ की वजह से होगा फ्लक्स, लार्जर कॉइल की अगर मैं बात करूं उस पे जो फ्लक्स होगा, एक तो उसके खुद की वजह से होगा सेल्फ, और एक होगा म्यूचुअल, उसको मैं M से रिप्रेजेंट कर। अब फ्लक्स क्या होता है? L/I। देखो, इंडक्टेंस इज टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, सो टोटल फ्लक्स विल बी इंडक्टेंस इनटू करंट। तो सेल्फ की वजह से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर कॉइल L1 into the current flowing that I have assumed as I1 plus mutual inductance that is capital M into the current। अब करंट होगा I2 में, क्योंकि छोटे कंडक्ट जो छोटा कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से भी एक इसको फ्लक्स मिलेगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I2।
दैट इज द फ्लक्स एक्सपीरियंस बाय द लार्जर कॉइल बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको आप अच्छे से फील करो, विजुअलाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि बिल्कुल हमको कहानी समझ में आ रही है कि अगर हम लार्जर कॉइल की बात करें तो उसके सेल्फ की वजह से भी उसको फ्लक्स मिलेगा। उसमें जो करंट फ्लो हो रही है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स को कट करेगी, तो एक फ्लक्स बनेगा L1I1। एंड जो छोटा कॉइल है उसके अंदर, उसमें भी जो करंट फ्लो होगी, उसमें करंट इंड्यूस होगी, करंट फ्लो होगी, शॉर्ट सर्किट है, तो एक फ्लक्स मिलेगा, म्यूचुअल फ्लक्स। अब हमको ऑलरेडी पता है फेराडेस लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। लाइक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो लार्जर कॉइल है उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको मैं E1 कह रहा हूँ। लार्जर कॉइल एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ d φ1/dt। क्योंकि लार्जर कॉइल, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ, मतलब माइनस साइन मैं बाहर ले लेता हूँ एंड इन दोनों को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो L तो कांस्टेंट है, L1, और d I1/dt प्लस M कांस्टेंट है, d I2/dt। सो दिस इज द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द बड़ा वाला इंडक्टर। नाउ इट हैज टू बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि जो पावर सोर्स है उसको इतना वर्क करना पड़ेगा टू कीप ऑन द करंट। अगर वो चाहते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो, तो जितना बैक ईएमएफ लग रहा है उतना उसको वर्क करना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पे माइनस साइन हटा दें, अच्छा उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ। सो वी विल बी, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ साइड में लिख लिया, तो देखो बेसिकली हमने यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट लगाया है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स पता चल जाए तो मैं बैक ईएमएफ कैलकुलेट कर सकता हूँ कि बड़ा इंडक्टर कितना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, एंड उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा फॉर द बैटरी और द पावर सोर्स। तो V is equals to this. This is very clear to us. So the external voltage source must supply enough energy to overcome both the self-induced back EMF of the primary coil and the mutually induced back EMF coming from the secondary coil. अब सेम एनालिसिस हम सेकेंडरी कॉइल के लिए करते हैं, जो छोटी कॉइल है। टोटल फ्लक्स विल बी बिकॉज ऑफ द सेल्फ एंड बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल। सो सेल्फ की वजह से जो होगी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इनटू द करंट फ्लोइंग, उसको मैं I2 मान रहा हूँ, प्लस द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग ऑन द प्राइमरी कॉइल, द लार्जर कॉइल M। यहाँ पे भी सेम फंडा लगेगा, E विल बी माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे भी वही कहानी लगेगी, है ना। तो यहाँ पे आएगा, उसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा अब एक चीज आप देखो, अब अगर मैं सेकेंडरी कॉइल की बात करूं, सेकेंडरी कॉइल में कोई भी पावर सोर्स जुड़ा नहीं हुआ है, सो वर्क डन विल बी जीरो। सो दिस थिंग विल बिकम जीरो। तो कुल मिला के व्हाट आई विल गेट इज माइनस ऑफ L2 di बाई, लाइक di2/dt माइनस ऑफ M di1/dt शुड बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि इतना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, बट इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क डन करने के लिए कोई भी पावर सोर्स मौजूद नहीं है, तो इट विल बी जीरो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एनी चेंज इन फ्लक्स caused by the primary coil must be instantaneously balanced by equal and opposite change in flux from its own induced secondary current। तो induced secondary current इन द सेकेंडरी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, जो बैक ईएमएफ बनेगा, इट शुड बैलेंस द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल। अब यहाँ से मैं di2/dt की वैल्यू निकाल सकता हूँ,
इट इज माइनस M/L2 di1/dt। अब जो ये v वाली इक्वेशन थी वहां पे अगर मैं इसको पुट कर दूं, मतलब di2/dt की जगह पे ये पुट कर दूं, तो आई विल गेट v एस L1 di1/dt प्लस m। तो ये हो जाएगा -m² /L2 di1/dt। तो अगर मैं कॉमन वगैरह ले लूं तो मुझे यहाँ मिलेगा L1 -m² /L2 di1/dt। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मतलब हम बेसिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमको पता है कि इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स बाई करंट। फ्लक्स क्या होगा, इंडक्टेंस इनटू करंट। अगर मैं दोनों साइड टाइम से डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा d∅/dt, दैट इज चेंज इन फ्लक्स, एंड चेंज इन फ्लक्स इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इट इज L इज अ, आई कैन ट्रीट इट लाइक अ कांस्टेंट di/dt। तो इस तरीके की इक्वेशन जहाँ पे वोल्टेज is equals to L times di by dt. This L is the effective inductance, and this is our effective inductance, L1 minus m square by L2। तो हमको यहाँ से effective inductance मिल जाएगा। Let us calculate it. So L1 is capital L minus m is L by 2, so L square by 4, L square by 4 into denominator में L, क्योंकि L2 is L, so एक L cancel, so 4, 3L by 4, 3L/4। सो इफेक्टिव इंडक्टेंस मिल गया। अब हमको सिंपली उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में पुट करना है। सो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, एंड इफेक्टिव इंडक्टेंस वी नो 3L/4। सो लेट अस कैलकुलेट resonating frequency, the frequency where the impedance is minimum। so 3L/4, so √4 will be 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3LC। so C is the correct answer। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत एलोबरेट करके आपको समझाया है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को बहुत डीप डाउन जाके एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें, क्योंकि देखो ये एग्जाम तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने का उद्देश्य यही है कि कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना, क्योंकि एवरी क्वेश्चन विल टीच अस सम एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सोचने का तरीका, कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सोचते हैं, एंड वही पर्पस है इस वीडियो का। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर हुए होंगे। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एंड अगर आप मेरे साथ, मतलब इफ़ यू वांट टू डू योर प्रिपरेशन अंडर माय गाइडेंस, आप चाहते हैं कि मैं आपका मेंटोर बनूं, हम लोग मिलके एग्ज़ाम क्रैक करें, एक अच्छी रैंक लेके आए, आईआईटी में हमको दाखिला मिले, तो ज़रूर वो पॉसिबल है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हिला सकते हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क करिए, व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, गेट इन टच विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।